जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। वो अपने हारने की वजह जो है वो ढूंढते रहते हैं कि पब्लिक में मैं क्या बताऊं कि मैं किस वजह से हारा। देखिए, प्रशांत किशोर जी इलेक्शन में गए जा रहे हैं, वो पहले रणनीतिकार थे, किसी हर पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे। तो देखिए, ड्राइंग रूम में स्ट्रेटजी बनाना और उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है। जिस पटना में 5 बजे के बाद लोग चल नहीं पाते थे, अब अभी भी आप डाक बंगले, पटना का डाक बंगला जो एक पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ का कर्नाट प्लेस है, 12-1 बजे रात में चले जाएंगी महिलाएं, आपको आइसक्रीम खाते हुए मिल जाएंगी। अभी आप जाके देखिए। Hello and welcome to the Statesman Talk. I'm Ananya Dasgupta. On this episode, we are joined by Shambhu Sharan Patel, BJP Rajya Sabha MP from Bihar. Thank you very much, Shambhu ji, for joining us here on the Statesman Talk. थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to the show, and I will ask you the questions in English. Please reply in Hindi because then ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आएगा. जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं बिहार प्रांत से हूँ और वहाँ पे हिंदी व्यूअर ज़्यादा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगी, मैं हिंदी में उसका जवाब। I want to start, of course, with Rahul Gandhi because he's made a serious allegation today. He has been alleging voter fraud, vote theft, but today he says he has given evidence that there was vote theft and irregularities in the Lok Sabha elections last year of 2024, specifically saying he has evidence about wrongdoings in one particular seat. How do you react to that? अनिना जी, ऐसा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। वो अपने हारने की वजह जो है वो ढूंढते रहते हैं कि पब्लिक में मैं क्या बताऊं कि मैं किस वजह से हारा। जहां वो चुनाव जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन सही होता है, जहां वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत हो जाता है, वोट को चुराया जाता है। अगर आपको वैसा ऐसा लगा, राहुल गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि कर्नाटका में या लोकसभा इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में वोट की चोरी हुई है या इलेक्शन कमीशन ने कहीं गड़बड़ी करा है, तो 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, 1 ईयर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। सारे वोटर्स जितने भी वोट पोल हुए सारे को वेबसाइट पे डाल दिया गया है। पहले आपके पास एविडेंस है तो आप कर्नाटका हाईकोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट आते, और इस तरह से ये मतलब चीप पब्लिसिटी के लिए वो राहुल गांधी जी ऐसा कर रहे हैं। उनके पास विपक्ष के पास, उनके पास क्या, पूरा इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है अनिल जी। इस वजह से वो किसी तरह से मीडिया में बने रहना चाहते हैं, अपना एग्जिस्टेंस के लिए वो कुछ ना कुछ जो है एलिगेशन जो है, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी बीजेपी पे, कभी कोर्ट पे, वो लगाते रहते हैं। उनका काम है लगाना। और मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ इलेक्शन अपने आप में जो है, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और उनकी डिग्निटी पे किसी को भी शक नहीं हुआ। कहीं ऐसा भी है जहाँ पे हमारी बीजेपी की सरकार नहीं है, तो तमिलनाडु में जो है डीएमके और कांग्रेस की सरकार है, तो अगर चुराना होता तो वहाँ क्यों नहीं चुरा लेते। बहुत सारे, केरला में हमारी सरकार नहीं है, चुराना होता तो वहाँ क्यों नहीं चुरा लेते। तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, अगर चुराना होता तो वहाँ क्यों नहीं चुरा लेते। तो जहाँ उनकी सरकार बनती है या उनके अलायंस की सरकार बनती है, वहाँ वो कुछ नहीं बोलते। जहाँ नहीं बन पाते, जहाँ की पब्लिक वहाँ नकार देती है, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी कर लिया, वोट का चोरी हो गया, बीजेपी का चोरी हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपके पास एविडेंस है तो आप मेरे को ला के दो, उनका वो मूल्यांकन करेंगे। अपना जो है झूठ छुपाने, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे के, जो हम लोग बिहार में कहते हैं, जो दूसरे के मत्थे जो है दोष आरोपण करना, वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आपका मतलब ये है कि यू थिंक इट इज अ पॉलिटिकल टैक्टिक, Yeah, this ये is जो a political पार्लियामेंट tactic. डिसरप्शन हो रहा है रिपीटेडली, मामले को डाइवर्ट करने का ये कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो किसी भी तरह से कोई मुद्दा ना मिले तो चलो भाई, पहले आप इसी पे बोल लेते हैं। हमें और पूरे देश की जनता को इलेक्शन कमीशन में भरोसा है। अगर उनको फिर भी लगता है कि गलत हुआ है तो उनके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी भी जो भारत की न्याय प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही पारदर्शी है और सबके लिए खुला हुआ है। what do you think about on the situation on the ground in Bihar, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, do you think there's a resonance about this issue amongst the people of Bihar कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, या ये मामला वहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है? देखिए अनिल जी, ऐसा है, जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनको जो जो सुधार करना है, इलेक्शन मतलब फ्री फेयर इलेक्शन हो, तो वो अपने सुधार के नियमित जो है, ये सतत प्रक्रिया है। इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट का मूल्यांकन करना, जो मृत हो गए हैं उनके नाम को डिलीट करना, जो दूसरे जगह चले गए हैं उनके नाम को भी डिलीट करना, जिनका 2 जगह नाम है
कभी कभी क्या होता है, कोई दिल्ली में रह रहा है, उनका मन हुआ कि चलो भाई अब बिहार में इलेक्शन है, बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में नाम जुड़वा लेते हैं, तो 2 जगह वैसे है तो उनका नाम तो डिलीट होगा ही होगा। तो मुझे ये बता दीजिए कि 65 लाख मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कुछ लोग मृत पाए गए हैं, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, कुछ लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर गए, कुछ लोग को डुप्लीकेसी है, 2-2 जगह नाम है। तो क्या 2 जगह जिनका नाम है उनका नाम नहीं कटना चाहिए? जो मृत पाए गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है? और बिहार में बहुत सारे बांग्लादेशी और जो घुसपैठिए जो हैं सीमावर्ती एरिया में जो है आके डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के वहाँ के लोकल जो मुखिया से मिल के, लोकल जो पंचायती राज व्यवस्था का जो लोग हैं उनसे मिलके उन्होंने डुप्लीकेट जो है वोटर कार्ड आधार कार्ड बना लिया है। तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। अब अगर मैंने 35 साल पहले कोई अपराध किया है तो उस अपराध का अगर पुलिस को अभी जानकारी होती है तो उस अपराध में मुझे गिरफ्तार ना करे, ऐसा तो कहीं कोई नियम है नहीं। All the points that you make are valid. That those who are dead, their names have been cut out. But लेट मी कंप्लीट, मैं पूरी बता रहा हूँ अनन्या जी। और अभी तक के जब 65 लाख आदमी को जब आइडेंटिफाई किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तो अभी तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके कहा हो कि मेरा नाम जो है गलत कट गया, मेरा नाम एक ही जगह था, आपने क्यों काट दिया। ऐसा अभी तक किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करा है। तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा कि मेरा इपिक जो है वो गलत हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा तभी तक नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। वो चूंकि बिहार में भी वो बुरी तरह से पुनः जो है इंडी गठबंधन हारने जा रही है और वहाँ के फिर से वहाँ भाजपा और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस वजह से वो लोग बौखलाए हुए कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो क्या करेंगे? कभी पोलराइजेशन करने का प्रयास करें और कोई बात नहीं है। you are saying it's an attempt at polarization. I was just coming to that point, in fact, Yeah. that the opposition, especially the Congress, alleges that particular sections of people of the population are being targeted and their names are being cut out in the name of going through the revising the electoral rules. नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको कैसे पता है कि अनन्या जी आप आज सपोज आप बीजेपी कल कांग्रेस से सपोर्टर थी, हो सकता है आज बीजेपी को वोट देने, मैं कैसे जान रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट करेंगी? और एक आप जब बता रहे हैं वो कि एक सर्टेन या एक सम कास्ट को या सम रिलीजन के लोगों को नाम काटा जा रहा है, तो अभी भी बिहार में जो सीमावर्ती एरिया है जो बांग्लादेश और नेपाल से लगा हुआ है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो एरिया है, अभी भी सबसे ज़्यादा डिलीट जो हुआ है सबसे कम वहीं पे हुआ है, जहाँ पे कि 70% किशनगंज में 70% लगभग मुसलमानों की आबादी है। तो वहाँ पे अभी भी सबसे कम हुआ है। वहाँ अभी वो जो एग्जैक्ट डाटा जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको एक शॉर्टलिस्ट किया है, 65 लाख है, और उसमें यह कहना कि बीजेपी का नहीं है, आरजेडी का सपोर्टर था, तो वो हार के डर से वो जो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि इलेक्शन में तो हारना तय है, तो पहले कुछ ऐसा मुद्दा कर दो कि लोग जो है उसको इलेक्शन कमीशन से जोड़ दें, और कोई बात नहीं है। और हर विधानसभा वाइज ऐसा नहीं है, अभी पटना साहिब में जो अर्बन एरिया, लगभग अर्बन एरिया है, हमारे बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ भी बहुत सारे वोटर का नाम डिलीट हुआ है। तो वो सिर्फ अर्बन एरिया में मूलतः माना जाता है, जो पटना साहिब है वो बीजेपी का परंपरागत रहा, वहाँ भी लाखों लोग, हजारों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। तो उसमें कहाँ है तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन आ जाता है। जो इलेक्शन कमीशन, जिसने प्रूफ मांगा गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा, अगर किसी कारणवश कोई बाहर है नहीं दिया गया है, तो उसके वजह से कुछ नाम पेंडिंग है। आप देखेंगे उसमें कुछ मतदाता ऐड होंगे, कुछ डिलीट होंगे। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने सबको दावा के लिए, अपना बात रखने के लिए उन्होंने समय दिया है। अगर नाम किसी का कटा है तो एक भी, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो बीइंग रिपोर्टर, आप उन्हीं से पूछिए कि अगर किसी का कटा है, 65 लाख कटा है, तो भाई 5,000 भी तो ला के दोगे। 5,000 भी तो लोग, 1% लोग भी 6,500, 1% 6,500 होता है, 1% लोग भी तो आके देंगे ना कि मेरा 6,000 का ही लिस्ट दो ना। आप छोड़ दो 65 लाख, आप 6,500 का लिस्ट लाके दो मिस्टर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, कि आप 6,500 जो है 65 लाख में 1% लोगों का गलत नाम कट गया है, आप उसको पब्लिश करो। 6,500 नाम तो आप पब्लिश कर सकते हो ना। आपने BLA बनाया है, हर जगह आपने कार्यकर्ता को डिप्यूट किया, और इलेक्शन कमीशन ने इतना फ्री फेयर किया है कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल पे, जो बूथ लेवल एजेंट बनाते हैं हम लोग, उनके साथ मिलके सभी पार्टियों का लाखों कार्यकर्ता मिलके इलेक्शन कमीशन का जो BLO है उसके साथ मिलके वहाँ पे किया, किसका नाम कौन है नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके किया है। नहीं जी, वो बिल्कुल गलत एलिगेशन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी वजह से किसी तरह से पब्लिक में बने रहना है
और किसी तरह से मीडिया में बने रहना, इसीलिए जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस सब बातों कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को प्रूफ करें ना, उन्होंने गलत इपिक ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा तो वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 65 लाख में 6,500 वोट 1% होता है। आप 6,500 आप डुप्लीकेशन ला के दीजिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ने गलत ये किया है, गलत डिलीट किया है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का अपना वो जहाँ भी इलेक्शन होगा वो अपने मर्जी से जाती है, अपने मर्जी से इलेक्शन का घोषणा होता है, वो सतत प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ना बीजेपी का है। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, सुप्रीम कोर्ट में गए हो, उसमें सब जुडिस है, उसके बाद भी आप एलिगेशन लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बड़े पुराने राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं राहुल गांधी जी, उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। You're saying that they are already on the back foot, according to you, Yeah. because they don't have any other issues to raise, and they are on a weak footing in Bihar. What are the issues that the BJP is raising in Bihar this time, especially when it concerns migration or employment in the state? देखिए 2005 में नवंबर में बीजेपी की एनडीए और बीजेपी की सरकार आई, उसमें नीतीश जी सीएम बने। 2005 के पहले 1990 1990 टू 2005 उसमें आरजेडी और ये कांग्रेस का यूपीए का सरकार वहाँ पे था। तो मैं कहता हूँ कि तेजस्वी जी जो 15 साल में जो बिहार 60 साल पीछे चला गया था, और वो अपने पिताजी की उपलब्धि जो तेजस्वी यादव जी है 15 साल का, और 2005 से लेके 2024-25 तक का जो अभी तक का हमारी सरकार ने जो भाजपा और नीतीश जी ने जो मिलके जो बिहार में डेवलपमेंट का काम किया, वो खुद उनसे वो तुलना कर लें। जहां बिहार में आप देख लीजिए डेवलपमेंट, पहले हाईकोर्ट तक ने कहा था बिहार के लिए अनिल जी कि यहाँ पे एक जंगल राज है, वहाँ पे जातीय हिंसा, नक्सलवाद, लूट, अपहरण, किडनैपिंग, मर्डर, इवन अपहरण की घटनाएं रुक गई। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, सपोज शाहबाद जो एरिया है वहाँ चले जाइए तो वहाँ नक्सलवाद था, मगध का एरिया चले जाइए तो जातीय हिंसा था, शाहबाद में भी जातीय, उन सब चीज क्रिमिनल जो क्राइम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल समाप्त करना तो फिर पुलिस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। जब तक ईश्वर है तब तक दानव है, तब तक ईश्वर का एग्जिस्टेंस है। तो अपराध में कमी आई, विकास की मैं बात 4-5 एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। 2005 के पहले बिहार में एक भी एम्स नहीं था, अभी बिहार में 2 एम्स है। जब माननीय वाजपेयी जी आए थे तो उनका शिलान्यास था। अभी बिहार में 2 एम्स है, पटना, दरभंगा। बिहार में एक ही एयरपोर्ट था जो पटना का जयप्रकाश नारायण है। अभी बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीटा जो पास में है वो बन रहा है। अभी हजारों करोड़ रुपया से अभी जो पटना का एयरपोर्ट का जो है सौंदर्यीकरण हुआ है। पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वो अपकमिंग है। फिर भागलपुर एयरपोर्ट वहाँ बनना है। फिर दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो बन चुका है। फिर बिहार में सिर्फ 5 जो ओवर ब्रिज गंगा पे था, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने के लिए 4 से 5 ब्रिज थे। अभी 17 ब्रिज हैं और 5-7 ब्रिज जो ओवर गंगा ब्रिज जो है वो बनने को है। मतलब बिहार की सड़कें आप खुद वो देख ले, एक्सप्रेसवे बन रहा है। जब आप बिहार से, आप पता नहीं आप बिहार गई है कि नहीं गई है, पटना से बख्तियारपुर जो नीतीश जी का जो नेटिव प्लेस है, जो घर है पुराना गांव, तो उनका कल्याण भी है, वहाँ जाने में 50 किलोमीटर का 3-3, 4-4 घंटे लगता था अनिल जी। और अभी बिहार के किसी भी कोने से आप अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से 120 की स्पीड से चला सकते हैं। और जो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि उनके पिताजी कहा करते थे रोड क्यों बनेगा, सड़क क्यों बनेगा, उस पर तो बड़े लोग चलेंगे। आज उसी एक्सप्रेसवे पे या उसी नेशनल हाईवे जो सड़क की कनेक्टिविटी है, जो लाखों किलोमीटर जो है सड़क एनडीए के कार्यकाल में बना है। आप कहीं भी चले जाइए, अस्पताल का सौंदर्यीकरण हो गया या दवाइयाँ मिला। पहले अस्पताल में सिर्फ जो स्ट्रीट डॉग और गाय और भैंस को बांधा जाता था, अस्पताल में मरीज को देखा जाए। स्कूल जाके देखिए, जहाँ सैकड़ों की संख्या में हर पंचायत लेवल पे हमारी सरकार ने 10+2 स्कूल बनाया, स्वास्थ्य व्यवस्था बनाया। हजारों करोड़ का जो है वहाँ पे जो सरकार, और मोदी जी के आने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगभग 1-1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिया है। अभी देखिए मखाना बोर्ड की स्थापना हुई। कोसी में जो बाढ़ का जो
त्रासदी है उसको कम करने के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया। अभी जो बजट आया उसमें दिया है। उसमें 50,000 से 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि जो इस पे नहीं हो पाती थी अब वो हो पाएगी। So you're saying a lot has changed Yeah. in the last few years in Yeah. Bihar. But going forward, what is going to be your strategy, especially digital strategy, especially with regard to the youth in Bihar, because Tejasvi Yadav has been focusing on all of these areas. देखिए तेजस्वी यादव जी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कहाँ से जाएंगे, जिनके पिताजी ही चरवाहा विद्यालय को प्रमोट करते थे। तो जब वो टेक्नोलॉजी पे हैं तो हम लोग ऑलरेडी उनसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट हैं। अब बीजेपी का एक एक वर्कर जो है वो खुद अपने आप में एक इंजीनियर है। वो उसको आप एक टेक्नोलॉजी से हमारा काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 11 वर्षों में जो काम किया है, नीतीश जी ने के नेतृत्व में बिहार में जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने जो बिहार में काम किया है 2005 से लेकर 2025 तक, हम अपने विकास के कार्यों को जो हमने विकास किया है, जिस पटना में 5 बजे के बाद लोग चल नहीं पाते थे, अब अभी भी आप डाक बंगले, पटना का डाक बंगला जो एक पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ का कर्नाट प्लेस है, बोरिंग रोड है वहाँ का, आप 12-1 बजे रात में चले जाएंगी, महिलाएं आपको आइसक्रीम खाते हुए मिल जाएंगी। अभी आप जाके देखिए बहुत सारे चेंजेज आए हैं और उस माहौल को ये खराब करना चाह रहे हैं। आप शाहाबाद का एरिया चले जाइए, जाके देखिए कितना खूबसूरत सड़कें बन गई। अब देखिए पटना से चलेंगे वाराणसी तक एक्सप्रेसवे बन गया है। तो हमने जो हमारी सरकार ने जो विकास किया है, हम विकास के मुद्दे पे जो है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो है कि जो हमने सुधार किया है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम, कभी अब सिवान एरिया में, सारण एरिया में चले जाते तो वहाँ पे साहबुद्दीन जैसे गुंडा का बोलबाला था, कहाँ गए लोग, कहाँ गया बिहार का नक्सलवाद? सब एनडीए के शासनकाल में पूरी तरह से जातीय को हिंसा जो होती थी वो समाप्त कर दिए गए। अब बिहार में कम से कम तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे तो आए हैं कि आप विकास की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो ना कि बिहार में विकास के, पहले तो उनके पिताजी कहते थे भाई MY समीकरण है। You are saying your party, that is the BJP, forced him to talk about development. Yes. अब मैं जब भी जाऊंगा, हमारी सरकार की नीति इससे विकास, राष्ट्रवाद, विकास, विकास एंड विकास, डेवलपमेंट एंड प्रो नेशन, और जो राष्ट्रवाद हमारा है और विकास, उस पर ही हम लोग जो है चुनाव में जाने वाले। हमने जो किया है उसी पे जाएंगे ना। हम लोगों ने ना जातीय हिंसा करवाई, ना हम लोगों ने जातीय गोलबंदी को ये दिया। समाज में सभी वर्गों को, आप ओबीसी की, मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी कमीशन जो है, जो अपने आप को ओबीसी नेता बोलते हैं लालू जी, मुलायम जी, 1952-53 में ही जो है वो बोला गया था, काका कालेलकर रिपोर्ट जो था, उन्होंने 50 साल तक वो सार्वजनिक ही नहीं किया, वो पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं। आप सोच लीजिए, मतलब सारे कमीशन जो एसटी कमीशन है, ओबीसी, ये एससी कमीशन है, ओबीसी कमीशन को मतलब आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उसको कमीशन, ये क्या कहते हैं, उसको दर्जा दिया। ओबीसी कमीशन को जो है उसको ये एक दर्जा दिया, जिसके कारण अब वो इक्वल जो है आप एक कोर्ट की तरह काम करेगा। तो उसको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बॉडी बनाया। आप सोच लीजिए कि जो ओबीसी समाज का वो रहनुमाई करते हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए। देखिए उन्होंने कर्पूरी जी को, जो पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे, उनको उन्होंने, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जननायक जिनको कहा जाता था, ईमानदारी का एक सादी था, उन्होंने अभी उनको भारत रत्न देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी सरकार ने। और बीजेपी सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे ईबीसी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो स्वर्ण हो। जो अपर कास्ट के लोग थे उसमें भी तो गरीब हैं, रिजर्वेशन नहीं मिला उनमें भी तो गरीब हैं। जब हमारे मोदी जी को लगा कि नहीं, उनमें भी अपर कास्ट में भी गरीब है, तो उन्होंने 10% गरीबों को भी आरक्षण दिया। अभी भी 35% हम लोग के यहाँ सरकारी नौकरी में जो स्टेट पुलिस का जो वैकेंसी है, उसमें नीतीश जी ने 35% महिलाओं का आरक्षण दे रखा। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें माननीय नीतीश जी और ये एनडीए की सरकार ने माननीय जो है, उसमें हम लोगों ने महिलाओं को प्लस अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। आज उसी का देन है कि जो सबसे दबे कुचे जो समाज थे, अति पिछड़ा, जिसको ईबीसी बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, वो भी आज मुखिया बने हुए हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बने हुए हैं, विधायक बने हुए, सरपंच बने हुए, ब्लॉक प्रमुख बने हुए। तो अब इन सब बातों को करने के बाद भी तो हम लोग विकास की ही बात करेंगे ना। एक भी आप वो काउंटर कर, मैं तो कह रहा हूँ वो काउंटर करें कि वो अपने पिताजी का, जो लालू जी का जो शासनकाल था घोटाले का,
और 15 साल का जो हमारा कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो कुछ नीतीश जी कुछ कुछ वर्षों के 1-2 वर्षों के लिए चले गए थे आरजेडी में। उस कालखंड लगभग हम 18 साल 2005 से लगभग 20 साल 18-20 साल का वो 15 साल बना 15 साल वो तुलना कर लें। खुद अगर ईमानदारी से वो अगर मूल्यांकन करेंगे तो तेजस्वी यादव खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। Acha, in this entire conversation with you, we have spoken of Nitish Kumar, we have spoken of Tejasvi Yadav. What about Prashant Kishore and his role in Bihar politics today? देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले राजनीतिक रणनीतिकार थे, तो ये अच्छा है। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें सभी लोगों को अपना राजनीति करने का, अपनी पार्टी बनाने, यही तो इंडियन, ये भारत की डेमोक्रेसी है, यही तो फ्रीडम है। यही तो आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यही तो फ्रीडम है कि आप यहाँ पे कोई भी लोग अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ सकते हैं। इलेक्शन में गए जा रहे हैं, वो पहले रणनीतिकार थे, किसी हर पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे। तो देखिए, ड्राइंग रूम में स्ट्रेटजी बनाना और उसको सड़क पे धरातल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है। प्रशांत किशोर जी का स्ट्रेटजी है कि वो इन दोनों का एंटी इनकम्बेंसी में कुछ हासिल हो जाए। उनको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है, वो कुछ भी कर लें। मीडिया में पहले नंबर तो प्रशांत किशोर जी जिस टोन में बात करते हैं, जो हम लोग का सभ्य समाज है, वो उस समाज में किसी बड़े लीडर के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है। और प्रशांत किशोर जी, आप तो कुछ हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं उसको बोलना चाहूँगा। सब हम लोग जो हेयर कट करवाते हैं, तो जो हेयर कटिंग करने वाला होता है, तो उनसे पूछा गया जो हेयर कटिंग करने आया कि बोला, बाबू बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? तो बोला, मालिक, सर जब हेयर कट हो जाएगा तो आप गिन लीजिएगा। चुनाव आने दीजिए, बिहार की जनता तय करेगी। और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, 2025 में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और तेजस्वी यादव जी को 2010 में 22 सीटें पे वो समिट गए थे, और उनको लीडर ऑपोजिशन के लिए भी उनकी माता जी को नहीं मिला था सीट, जो 10% होता है 24 सीट, वो भी नहीं मिला था। वो इतिहास को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 2025 में पूरा दोहराएगी। मैं आपको एज ए बीजेपी वर्कर, एज ए बीजेपी सांसद, मैं एज ए बीजेपी वोटर, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, बिहार में 2025 में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव, और पहले कांग्रेस का तो वहाँ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो जितना सीट लालू जी देंगे कांग्रेस पीछे पीछे चलेगा। कांग्रेस की वाहवाही उसी में है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, वो अपने लीडरशिप को चेंज करें, तभी उनका कुछ कल्याण हो सकता है। Right, you're striking a note of confidence regarding the Bihar elections. Thank you very much for joining us here on Statesman Talk. थैंक यू। आपने मुझे इतने पुराने जो स्टेटमेंट्स मीडिया का ये अखबार है, उसमें आपने मुझे आने का मौका दिया, मेरा पॉडकास्ट किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपके सभी जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी धन्यवाद एंड शुक्रिया। That's it then on this episode of the Statesman Talk. Don't forget to like, share and subscribe and post your comments on what you thought about this conversation. As Shambhuji said, we come to you from the House of the Statesman, which is one of India's oldest English newspapers.